सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में इस वक्त तेज़ हैं और सुभाषपा का क्या स्टैंड है उस पर बातचीत करेंगे अरविंद राजभर से। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जिस तरह से बयान आया है कि वहाँ पे ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा, दूसरी चीज़ वहाँ त्रिशूल है, मुस्लिम भाइयों को जो है आगे आना हो सके, इस तरह के बयानात 2024 के चुनाव से पहले आ रहे हैं। आपकी पार्टी क्या मानती है इन सब चीज़ों को लेकर? सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी कोर्ट के फैसले को मानती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ये जो विवाद उत्पन्न हुए, जिस प्रकार से राम मंदिर का विवाद चल रहा था, उसको भी कहीं न कहीं जब सरकार और पक्ष और विपक्ष जब दोनों ने पहल किया तब जाकर के कोर्ट का सहारा मिला और कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उसी प्रकार से ज्ञानव्यापी पर भी जो कोर्ट का आदेश निर्देश आएगा, सरकार भी पहल कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष भी आकर के सहमति दे, बैठे, बात विचार करें और बातचीत से फाइनल करके कोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उसका समर्थन करती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ चलने का कार्य करेगी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग जो है वो बयान से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। तमाम उलेमा, तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लोग भी नाराज़ हैं कि एक मुख्यमंत्री को रहते पद पे रहते जो है वो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जब कोर्ट में विचाराधीन है मामला। तो जब राम मंदिर का मसला चल रहा था तब भी बहुत सारे लोग नाराज थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ के जो स्थानीय लीडरशिप थी, उन लोगों ने सहमति दिया और सहयोग किया और उसका परिणाम रहा कि राम मंदिर बना, बिना निर्विवाद के बन रहा है लगातार। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको इस विवाद पर अपनी रोटी सेकना है, ऐसे लोग तो उसका खंडन करबे करेंगे, लेकिन ये विवाद समाप्त हो जाए ही तो सबसे अच्छा है, ताकि लोगों में सामंजस्य स्थापित रहे, लोग हर स्तर पर एक साथ रहें, एकता और भाईचारे का परिचय दें, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। एक सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं उनको नई परिपाटी नहीं डालनी चाहिए। हम लोगों का ये मानना है कि बौद्ध मठ थे कई जगहों पर जिनको तोड़ के मंदिर बनाया गया है, उनकी बात से सहमत हैं आप? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब सरकार में थे तो उस समय भी उनको याद आना चाहिए था। बीएसपी सरकार में थे तब भी उनको याद आना चाहिए था। बसपा की सरकार सबसे ताकतवर सरकार थी तो उसमें भी उनको याद आना चाहिए था। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमको लगता है अब उनके ऊपर उम्र का असर पड़ गया है। अब उनको तो संन्यास, राजनीतिक संन्यास लेकर के घर बैठ जाना चाहिए और हम जैसे लोगों को, मौर्य समाज में तमाम तरह के युवा साथी हैं और इन युवाओं को अब आना चाहिए राजनीति में। अब ऐसे जो वरिष्ठ टाइप के लोग हो, मतलब स्वामी प्रसाद, पर्टिकुलर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब धीरे धीरे राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब अवसर मिलता है तब मलाई काटते हैं, जब अवसर हाथ से चला जाता है तब बेतुका बयान देते हैं। और इस प्रकार का अगर बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुद अपने काम के ऊपर जो पूर्व में किया है, रहा है, उस पर ही ध्यान रखना चाहिए। जब बीएसपी की सरकार थी तो उसमें भी तो कह सकते थे। भाजपा सरकार में 4.5 साल का 5 साल लगातार मंत्री रहे तो एक बार भी उनका बयान नहीं आया। आज जब विपक्ष में खड़े हैं तो उनको हर चीज़ पर टिप्पणी और हर चीज़ पर नज़र आ रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी मान्यता है और अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन समय रहते अगर इस पे कार्य कर लिया गया होता तो इस प्रकार के बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं मंदिर का मुद्दा उठाए 2024 से पहले, कहीं इसका रिएक्शन तो नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि बौद्धिस्ट जो हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए ये कहा जाए? और ये भी माना जा रहा है कि जो जिस तरह से मंदिरों की राजनीति हो रही है, अब बौद्ध मठ की भी राजनीति शुरू होने जा रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी ने विगत 4 बार की सरकार में कुछ नहीं किया। उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने अधिकार से वंचित रह चुके हैं, अखिलेश यादव की सरकार में 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अखिलेश यादव जी जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को आप आरक्षण देकर अधिकार देने का कार्य करो। अखिलेश यादव से पहल नहीं किया। 14 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक समान शिक्षा लागू करो। अखिलेश यादव ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो तमाम तरह की वैकेंसियां आती थी, उसमें पर्टिकुलर एक जाति विशेष की नियुक्तियां होती थी, जो आपके ही मीडिया तंत्र के माध्यम से हर चीज़ की जानकारी होती थी। तो
पूर्व की सरकार जिस पार्टी में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो जानते हैं कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, तो कम से कम ऐसा ना कुछ बोल दिया जाए कि जिससे कि हमारा डिफेंस होता रहे, और डिफेंस के लिए वो बोलते हैं। लोग कह रहे हैं कि 13 की बात कर रहे हैं कि 13 में आदेश आया, बाद में आदेश आया, लेकिन गठबंधन तो आपने भी 17 में 22 में किया, आप लोगों ने क्यों कर लिया? गठबंधन नहीं करते उस टाइम आप लोग भी? अखिलेश यादव से गठबंधन जो हम लोगों ने किया वो गठबंधन सैद्धांतिक तौर पर था, इन्हीं मुद्दों को लेकर के था कि भाई जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जो बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, जिस काम को करने के लिए हम लोगों ने एकजुटता बनाया, अखिलेश यादव तो इसको चाहते ही नहीं थे कि सब कुछ हो। चुनाव बीतने के बाद कोई पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी का चीफ और सुप्रीमो इस बात को कहता हो कि यार मैं तो चुनाव जीतना नहीं चाहता था, मैं तो सरकार बनाना नहीं चाहता था। कोई इस बात को कह दे कि जब बात वहाँ हो रही, टेबल टॉक हो रहा है कि 24 की तैयारी किया जाए, तो उस जो सपा के सुप्रीमो उनका कहना यह है कि 24 में तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, हम लोग 27 की तैयारी किया जाए। ऐसी कोई बचकानी बातें करता है क्या? छोटी पार्टी भी होती है, सीट एक भी जीतने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन वो भी अपनी जनता, अपने समर्थकों के बीच में कहता है कि हम सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की इतनी छोटी तुच्छ बातें करने का जो अवसर प्रदान हुआ था उस दिन, मुझे अच्छी प्रकार से याद है। अप्रैल का महीना अच्छी प्रकार से याद है। अप्रैल का महीना 18 अप्रैल 2022 का समय था, अच्छी प्रकार से 11:30 बजे का समय था। उन्होंने जब इन सारी बातों किया तो हम कहे इनका काम खत्म, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी एक दिन हो जाएगी, अगर यही इनका रवैया रहा तब। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके साथ हम लोगों को नहीं रहना, इनके साथ रहेंगे तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। और अंततोगत्वा हम सभी लोगों ने अपना रास्ता चुना, और चुनने के बाद अखिलेश यादव ने संजोग से तलाक दे दिया, हमने ले लिया। और अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है किसी मुद्दों पर लड़ाई लड़ लेने की। अब बताइए, वो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली कहाँ से दे पाएंगे, फिर चिल्ला के रहे थे 300 यूनिट बिजली के लिए। आप इस बात को क्यों कह रहे थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, जब सरकार नहीं बनी तो कह रहे हो कहाँ से दे पाते हैं हम उनको रोजगार? ये सारी बातें करके ये तो जग जाहिर हो गया है कि अखिलेश यादव की बस की बात है ये नहीं सरकार चलाना। चाप जितनी व्यवस्था उतने में रहें, और उनके जो पार्टी के लोग हैं देख रहे हैं दिन प्रतिदिन विधायक टूटते चले जा रहे हैं। तो रोज तलाक हो रहा है, रोज निकाह हो रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा रोज तलाक रोज निकाह नहीं होता है। अखिलेश यादव के दिल और दिमाग में तलाक शब्द रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने ठीक कर दिया, इसीलिए ठीक कर दिया उनको। और जो तलाक को चिल्ला रहे थे अखिलेश यादव जी, तो हमने भी ठीक से ठोक दिया कि लो वही तलाक, जाओ दोबारा याद मत करना हमको। आप दलितों के, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात को कहा कि राष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे लोगों को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगाजल से धुलवाया गया। ये सारे मुद्दे भी आजकल जो है वो कहीं मंजरे आम पे आ चुके हैं। ऐसा है ना, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो यही सब बोलता भी है। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोलते कि जो मौर्य समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको हक हिस्साधिकार कैसे मिलेगा, वो लड़ाई ये लड़ते हैं कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो लड़ाई ये लड़ते जो वैकेंसियां पेंडिंग में है उस पर अगर वो बात करते तो जनता समर्थन भी देती। वो ये बात करते जो शिक्षक भर्ती में पूर्व में घोटाला हुआ है, अधिकारियों के वजह से जो तमाम तरह की समस्या उत्पन्न हुई है, इस पर बोलते तो कुछ बात समझ में आती। उनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया है, बात करने कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि समाज जान चुका है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है। मैं तो एक नाम सुन रहा था उनका, पता नहीं क्या लोग कह रहे थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मैं उस नाम को जब सुना तो हमने कहा कि एक अच्छे और पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक सवाल और था कि कब मंत्री बनने जा रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? जब उसका समय आ जाएगा तो तो आने वाला, शुभ मुहूर्त जब आ जाएगा उस दिन पूजा हो जाएगा। शुभ मुहूर्त कब आएगा यही तो जानना, जल्दी आने वाला है? अब वो तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन प्रकृति ने कह देगा कि आज तुम्हारा शुभ मुहूर्त उसी दिन हो जाएगा। इससे पहले, गठबंधन से पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ थे आप लोगों ने भी तो खूब कोसा है भारतीय जनता पार्टी को, अब साथ में आ गए। राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त है न कोई अस्थाई दुश्मन है। समय समय पर राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहता है, राजनीतिक माहौल बदलता रहता है, और वो राजनीतिक परिवेश और परिदृश्य की देन है कि आज हम यहाँ हैं।